So dear students, welcome again all of you in this lecture room. तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो समर वैकेशन थी तो उसके बाद हम स्कूल फिर दोबारा आ गए यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने जो समर वैकेशन है अच्छी तरह गुजारी होगी। तो जो है एंजॉयड इट वेरी मच, क्योंकि धूप भी काफ़ी थी। तो अगर आपको याद होगा, हमने समर वैकेशन से पहले जो सिलेबस कंप्लीट किया था वो जेनेटिक्स के जो 2 यूनिट्स इसमें मेंडलिज्म आता है वो भी हमने कंप्लीट किया था। और उसमें दूसरा जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो उसमें न्यूक्लिक एसिड्स वो हमने कंप्लीट किए। उसमें डीएनए, आरएनए, उनका स्ट्रक्चर, उनके टाइप्स वो हमने कंप्लीट किया। तो उसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन वो भी हमने पढ़ लिया उसमें, या प्रोटीन सिंथेसिस या जीन रेगुलेशन। तो ये सारे के सारे जो टॉपिक्स आते हैं जेनेटिक्स में, हमने 2 यूनिट्स कंप्लीट किए हैं बिफोर दिस समर वैकेशन। तो अब समर वैकेशन के बाद जब स्कूल दोबारा खुले तो हमने आज जो नेक्स्ट टॉपिक या यूनिट लेना है, डिस्कस करना है, दैट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स या इन एंजियोस्पर्म्स। ये टॉपिक है, हालांकि सिलेबस के एतबार से पहला यही चैप्टर आता है आपके एनसीईआरटी बुक में, लेकिन मैंने पहले जेनेटिक्स कंप्लीट किया। तो क्योंकि उसमें थोड़ा वो कंसेप्ट क्लियर करने होते हैं, तो मैंने वही पहले कंप्लीट किया। तो अब ये नेक्स्ट टॉपिक है या यूनिट है, दैट इज़ कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आज से हम ये डिस्कस करेंगे। तो बिफोर वी कैन गो थ्रू दिस टॉपिक, ये टॉपिक इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, सब टॉपिक्स आते हैं या सब हेडिंग्स आते हैं, या क्या क्या हमने इसमें पढ़ना है। तो फर्स्ट लेट अस वी गो थ्रू, हम डिफाइन करेंगे ये रिप्रोडक्शन क्या होती है। रिप्रोडक्शन तो आपको मेरे ख्याल में ये पता होगी कि रिप्रोडक्शन जो है, ये रिप्रोडक्शन किस तरह डिफाइन हम कर सकते हैं। आपने ये मेरे ख्याल में 5th प्राइमरी से पढ़ा होगा, या 7th में भी आपके साइंस में होता है रिप्रोडक्शन, या इवन 10th में भी आपने पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन। तो अब ये आपके 12th सिलेबस में यहाँ हमें डिटेल में पढ़ना है। तो रिप्रोडक्शन, तो अगर हम देखेंगे रिप्रोडक्शन जो है, हम इसको किस तरह डिफाइन करेंगे या क्या होती है रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। कभी कभी आपके एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम में आता है डिफाइन रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन को हम डिफाइन करते हैं, एक्चुअली ये एक इनहेरेंट पावर होता है एक ऑर्गेनिज्म में। यानी जो भी ऑर्गेनिज्म वर्ल्ड में है, चाहे वो प्लांट है, एनिमल है, यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, एक्वेटिक है, टेरेस्ट्रियल, वट एवर ऑर्गेनिज्म आर, तो हर एक में इनहेरेंट पावर यानी कि जो रिप्रोडक्शन है, वी से इट इज़ एन इनहेरेंट पावर। यानी हर एक ऑर्गेनिज्म में, हम किसी ऑर्गेनिज्म को ये नहीं कहते हैं कि आप जो जनरेशन है ये रिप्रोड्यूस करो, किसी से हम कहते हैं, ये खुद इसमें इनहेरेंट पावर होता है। हर एक की ख्वाहिश होती है कि मेरा जानशीन हो। मिसाल के तौर पर अगर प्लांट्स ले लेंगे, तो प्लांट्स की हम अगर बात करेंगे तो हम प्लांट को कभी ये नहीं कहते कि आप सीड दे दो, हम उसे कहते हैं आप हमें फ्रूट दे दो, है ना। तो लेकिन उसमें ये इनहेरेंट पावर होता है, इसीलिए हम कहते हैं जो रिप्रोडक्शन है, इट इज़ एन इनहेरेंट पावर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इट इज़ एन inherent power of an organism by which it reproduces its own kind, in order to maintain the continuity of race. Actually here, in order to maintain the continuity of race, या आप लिखो डिफिनेशन में द इनहेरेंट पावर, या आप लिखो द इनहेरेंट पावर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रिप्रोड्यूस इट्स ओन काइंड। द इनहेरेंट पावर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रिप्रोड्यूस इट्स ओन काइंड इन ऑर्डर टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ रेस। इन ऑर्डर टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ रेस, ये हम रिप्रोडक्शन को डिफाइन करते हैं। तो ये हर एक ऑर्गेनिज्म में ये इनहेरेंट पावर होता है।
तो अब जो इसके वेज हैं दे आर डिफरेंट, या तरीके हैं, दे वेरी फ्राम स्पीशीज टू स्पीशीज और फ्राम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। तो मेनली हम जब कहेंगे इन अदर वे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, तो टाइप्स में मेनली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, और देयर आर 3 वेज जिन तरीक़ों से ये ऑर्गेनिज्म जो हैं, लिविंग थिंग्स जो है, अपने इन्हें रिप्रोड्यूस करते हैं। वन इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, वन इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये एक तरीका है जिससे एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है। सेकंड इज कॉल्ड एज asexual mode of reproduction. Third is called as sexual mode of reproduction or sexual way या sexual reproduction. So ये 3 तरीके हैं जिनसे एक ऑर्गेनिज्म या डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म दे प्रोड्यूस देयर ओन काइंड। तो थोड़ा सा हम इनमें इन पर रोशनी डालेंगे। तो फर्स्ट इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव में क्या होता है, इसमें जो हम प्लांट पर स्ट्रेस देंगे, प्लांट की तरफ कंसंट्रेट हो जाएंगे, तो जो प्लांट्स होते हैं, इन प्लांट्स में मेनली देयर आर 3 पार्ट्स। वन इज कॉल्ड एज रूट, सेकंड इज कॉल्ड एज स्टेम एंड थर्ड इज कॉल्ड एज लीफ, है ना। अगर हम एक प्लांट देखेंगे उसमें मेन पार्ट जो है रूट है, स्टेम है, लीफ है, उसके बाद फ्लावर्स आते हैं, उसके बाद फ्रूट आता है, सीड्स आते हैं। तो मेनली दीज 3 पार्ट्स। तो ये प्लांट जो है, जब ये प्लांट किसी भी पार्ट से नया ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेगा तो उसको हम वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहते हैं। मान लो रूट से नया ऑर्गेनिज्म ही बनाएगा, स्टेम से नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा, या लीफ से। आपने देखा होगा 10th में आपने पढ़ा होगा ब्रायोफाइलम जो टेरिडोफाइट होता है, तो उसका लीफ जो होता है, जो ज़मीन पर गिरता है, तो इस लीफ से एडवेंटिशियस बड्स निकल आते हैं, वो ये नया ऑर्गेनिज्म बनाता है। इसी तरह स्टेम से भी नया प्लांट बनता है, या रूट से भी नया प्लांट बनता है। सो हम शॉर्ट में कहेंगे व्हेन एनी पार्ट ऑफ ए प्लांट प्रोड्यूसेस इट्स ओन काइंड, व्हेन एनी पार्ट ऑफ ए प्लांट प्रोड्यूसेस इट्स ओन काइंड, इट इज कॉल्ड एज when any part of a plant produces its own kind, it is called as vegetative mode of reproduction. तो ये रूट में भी बना सकता है, लीफ में भी बना सकता है नया प्लांट, या स्टेम से भी बनता है नया प्लांट। तो सेकंड इज कॉल्ड एज एसेक्सुअल। तो जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ए मीन्स absence of sexuality, asexual, and A means absence of sexuality. That is, in some organisms there neither gamete formation takes place nor fusion of gametes takes place. उनमें gametes नहीं बनते हैं, तो जब gametes ही नहीं बनेंगे तो फ्यूजन क्या होगा वहाँ पर। तो यहाँ पर प्लांट का कोई स्पेशल पार्ट रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेता है, तो उसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्पोर फॉर्मेशन, यानी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल होती है, स्पोर फॉर्मेशन। आपने फंजे आपने 11th में पढ़ा होगा, तो वहाँ पर हम देखते हैं दे मेनली रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स, है ना। इसी तरह एल्गी में देखेंगे, तो एल्गी में भी स्पोर्स बनते हैं और उन स्पोर से नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। यानी वी कैन से हियर ओनली वन ऑर्गेनिज्म इज इन्वॉल्व। तो 2 नहीं हो सकते, यहाँ पर एक ही इन्वॉल्व होता है, और इस ऑर्गेनिज्म पे कोई स्पेशल पार्ट होता है, तो उस स्पेशल पार्ट से नया ऑर्गेनिज्म बनता है। फॉर एग्जांपल स्पोर फॉर्मेशन हम ले लेंगे। तो उसी तरह जो सेक्सुअल है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, देयर आर 2 अपोजिट सेक्स आर देयर। वन इज कॉल्ड एज मेल, अदर इज कॉल्ड एज फीमेल। तो मेल जो है, मेल कंटेन्स मेल सेक्स ऑर्गन्स, फीमेल कंटेन्स फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। तो मेल से मेल गैमेट्स, या उनको हम सेक्स सेल्स भी कहते हैं, या स्पर्म्स भी कहते हैं, स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, है ना।
मेल इज प्रोड्यूस स्पर्म्स एंड फीमेल प्रोड्यूस एग्स। तो उसके बाद इनका फ्यूजन होता है, तो उस फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। ये मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ, मैंने पढ़ाया कुछ नहीं, इंट्रोडक्शन देता हूँ। तो मेल से मेल गैमेट्स बनेंगे, फीमेल से फीमेल गैमेट्स बनेंगे, उसके बाद ये फ्यूज हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। तो डिप्लॉइड सेल जाइगोट बनेगा। तो जाइगोट या तो डायरेक्टली एडल्ट विल में कन्वर्ट होगा या इससे एम्ब्रियो बन सकता है। तो दैट एम्ब्रियो फॉर्म्स एन एडल्ट। सो हियर फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस। ये आप लिख लो, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ gametes takes place. Formation and fusion of gametes takes place in sexual reproduction. कभी कभी डेफिनेशन आती है या ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। दो अहम स्टेप्स, वन इज कॉल्ड एज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, सेकंड इज कॉल्ड एज फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो अब जो आपका सिलेबस है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही दी गई है। आपके जो मतलब यहाँ पर नाम है इस चैप्टर का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो इन प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसी होती है या कौन सा पार्ट जो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेता है, तो दैट इज कॉल्ड एज फ्लावर। दैट इज कॉल्ड एज फ्लावर। यही फ्लावर है, इसको हम दैट ऑर्गन कहते हैं विच टेक्स पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या जिससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और सीड बनता है, उसमें फ्रूट बनता है, सीड बनता है और सीड से नया प्लांट बनता है। तो बिफोर वी गो थ्रू दिस डिटेल अकाउंट, लेट अस हैव ए लुक और सम दिस फ्लावर। तो क्या आप में कोई बता सकता है हाउ वी कैन डिफाइन दिस फ्लावर? फ्लावर को हम कैसे, मतलब हम सब वी आर कंसर्न विद, है ना, फ्लावर तो हम देखते हैं, दे आर वेरी मच ब्यूटीफुल, इन कलर, उनमें फ्रेगरेंस होती है। लेकिन साइंस के एतबार से आज योर सिलेबस इन योर बॉटनी, हाउ वी कैन डिफाइन ए फ्लावर, किस तरह हम एक फ्लावर को डिफाइन करें। अब कल आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया, डिफाइन ए फ्लावर, कैसे आप इस फ्लावर को डिफाइन कर सकते हो? शाबाश है, इट इज़ मॉडिफाइड, वेरी गुड। देखो, आपने देखा होगा ये प्लांट जो होता है, इस प्लांट में दिस स्टेम, तो इस स्टेम में नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं। ये आपने देखा होगा, जिसका कॉल्ड एज नोड, जिसका कॉल्ड एज नोड। तो नोड के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज इंटरनोड। ये आपने पढ़ा होगा या 11th में पढ़ा है, दिस कॉल्ड एज इंटरनोड। जो 11th की मार्फॉलॉजी है आपने वहाँ पढ़ा होगा, है ना। सो नोड जो है ये वो पार्ट होता है स्टेम में जहाँ से बड़ निकल आते हैं, जहाँ से लीफ निकल आता है, जहाँ से ब्रांचेस बनते हैं, जहाँ से फ्लावर भी बनता है। यानी नोड जो है, इट इज़ दैट पार्ट वायर बड्स आर प्रोड्यूस्ड, वायर ब्रांच आर प्रोड्यूस्ड, वायर फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड और लीव्स आर प्रोड्यूस्ड। इसी के किसे, इस नोड से। तो जब ये नोड हम देखेंगे यहाँ पर, इस नोड पर पहले क्या होता है, ये जो इंटर नोड होता है इसकी डिस्टेंस कम होती है, ये रिड्यूस होता है। इंटर नोड ये रिड्यूस होता है, उसके बाद इस नोड्स में से बड्स निकल आते हैं। मान लो ये नोड है, यहाँ पर ये बड निकल आया या लीफ निकल आया, तो यहाँ पर एक एंगल बनता है। आपने 11th में पढ़ा होगा, यहाँ पर एक एंगल बनता है। इस एंगल को क्या कहते हैं? इसको हम एक्साइल कहते हैं। जो इस लीफ और स्टेम के दरमियान जो एंगल बनता है इसको हम एक्साइल कहते हैं। और यहाँ से एक बड निकलता है, उस बड को एक्सिलरी बड कहते हैं। कभी कभी आता है ना क्वेश्चन, मतलब वाई इट इज कॉल्ड एज एक्सिलरी बड, क्योंकि जो ये पोजीशन है इट इज कॉल्ड एज एक्साइल पोजीशन, क्योंकि यहाँ पर ये एंगल बनाते हैं, उस एंगल को हम एक्साइल कहते हैं। तो यहाँ से बड जो निकलेगा उसको हम एक्सिलरी बड कहते हैं। तो ये बड जो है, दे आर ऑफ टू टाइप्स। बड्स जो हैं ये दो तरह के होते हैं। वन इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव बड, वन इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव बड
सेकंड इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव बड, रिप्रोडक्टिव बड। तो जो वेजिटेटिव बड होता है उससे लीफ निकलता है, यहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज एपिकल आर हेयर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है। उसी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से वेजिटेटिव भी बड बन सकता है और रिप्रोडक्टिव बड। तो पहले इस प्लांट में कौन सी लाइफ होती है? वेजिटेटिव फेस होता है। हमने देखा जब हम प्लांट या सीड सो करते हैं साथ ही इसमें फ्लावर नहीं आता है, पहले प्लांट की लेंथ लीव्स आते हैं, स्टेम बढ़ जाता है, प्लांट की लेंथ इंक्रीज होती है। तो कुछ टाइम के बाद, चाहे 1 महीने या 1 साल या 2 साल 3 साल के बाद उससे फ्लावर्स निकलते हैं। जब तक से फ्लावर नहीं आते हैं उस फेस को क्या कहेंगे हम? वेजिटेटिव फेस या जुवेनाइल फेस। यानी बिफोर फ्लावर फॉर्मेशन द प्लांट इज इन वेजिटेटिव, the plant is in vegetative phase, also called as juvenile, juvenile phase या juvenile stage। यानी जब इस प्लांट पर फ्लावर नहीं प्रेजेंट होगा तो उस वक्त इसको हम कहेंगे इट इज इन वेजिटेटिव फेस और इन जुवेनाइल फेस। तो उसके बाद ये बड जो होता है इट बिकम्स और गेट्स कन्वर्टेड इनटू रिप्रोडक्टिव बड, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू रिप्रोडक्टिव बड। तो उस रिप्रोडक्टिव बड से फ्लावर निकल आता है। तो कहाँ से निकला? ये शूट से ही निकला ना, ये शूट से ही बना है। शूट ये जो इंटरनोड है इट गेट्स कंडेंस्ड। तो जब ये कंडेंस्ड गेट्स तो यहाँ पर जो बड जो है दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू रिप्रोडक्टिव बड। तो तभी तो हम फ्लावर को डिफाइन करते हैं क्या? मॉडिफाइड शूट। यानी फ्लावर, ये देखो आप, फ्लावर में बी डिफाइंड एज ए मॉडिफाइड शूट and takes part in reproduction हालांकि अगर हम देखेंगे ये तो प्लांट का अपना मामला है ना, रिप्रोडक्शन इसका अपना मामला है। हम इसको अदर तरीके से हम इस्तेमाल कर रहे हैं फ्लावर को, है करते कि नहीं? वन इज कॉल्ड एज एस्थेटिक पर्पसेस, है ना, एस्थेटिक। ये आपके एनसीईआरटी में दिया है इसलिए, क्योंकि नीट में भी आ सकता है। वन इज कॉल्ड एज एस्थेटिक, है ना। गए हम के टूर पर गए, हम वहाँ फ्लावर देखे, एक काटा, हम फ्रेगरेंस ली, तो इट इज कॉल्ड एज एस्थेटिक। सेकंड इज कॉल्ड एज रिलीजियस, सेकंड इज कॉल्ड एज रिलीजियस, है ना। मतलब बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस फ्लावर को रिलीजियस का दर्जा देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रिलीजियस पर्पसेस। तो कुछ इसको ऑर्नामेंटल पर्पस इस्तेमाल करते हैं, ऑर्नामेंटल, है ना। मतलब एस्थेटिक वैल्यू ले लेंगे हम, रिलीजियस वैल्यू ले लेंगे हम, या ऑर्नामेंटल, इट डिपेंड्स अपॉन द पीपल। मान लो इंडिया का नेशनल फ्लावर कौन सा है? इंडिया का नेशनल फ्लावर लोटस, है ना। वो इसको हम नेशनल फ्लावर भी कहते हैं को। सो इट डिपेंड्स अपॉन द पीपल। लेकिन प्लांट का ताल्लुक जो है ये इसको रिप्रोडक्शन में इस्तेमाल करता है। तो तभी तो हम डिफाइन करते हैं फ्लावर इज डिफाइंड एज ए मॉडिफाइड शूट टेक्स पार्ट इन रिप्रोडक्शन। तो अब हम पहले यही फ्लावर पढ़ेंगे, इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ये फ्लावर जो है, इस फ्लावर के बहुत से पार्ट्स हैं। पहले हम लिखेंगे यहाँ स्ट्रक्चर और पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर, पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। कभी कभी 5 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, गिव द डिटेल अकाउंट ऑन द पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर और स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर और डिस्क्राइब ए फ्लावर। तो पहले हम देखते हैं ये फ्लावर जो है, जब हम प्लांट से काटते हैं तो हाथ में कौन सा पार्ट आता है ना, जो स्टॉक जिससे ये इस स्टेम के साथ जुड़ जाता है उसको हम क्या कहते हैं? कश्मीर में हम लोट इससे कहते हैं ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? पेडिसल और पेडिकल। फर्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड एज पेडिकल और पेडिसल। सो पेडिकल कीप्स इट इन कनेक्शन विद और इट मेक्स अटैचमेंट ऑफ फ्लावर विद द स्टेम। तो कुछ फ्लावर आप ऐसे देखेंगे जिनमें पेडिसल प्रेजेंट है लेकिन कुछ में ये एब्सेंट है।
ठीक है। कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं जिनमें क्या है, पेडिसल प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनमें ये एब्सेंट। जिनमें ये पेडिकल प्रेजेंट होता है उनको हम कहते हैं पेडिसिलेट। द फ्लावर, इस तरह लिखो, द फ्लावर विच कंटेन्स पेडिकल, द फ्लावर विच कंटेन्स पेडिकल इज कॉल्ड एज पेडिसिलेट, इज कॉल्ड एज पेडिसिलेट। तो कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं जिनमें क्या ये एब्सेंट होते हैं, उनको कहते हैं हम सेसाइल, उनको हम कहते हैं सेसाइल। द फ्लावर वायर पेडिकल इज एब्सेंट, दे आर कॉल्ड एज सेसाइल। देखें ऐसे फ्लावर्स, ऐसे फ्लावर्स देखें जो सेसाइल है। बादाम खाए हैं आपने, एप्रिकॉट खाए, खुबानी आपने खाई है, खाई है, तो उसमें देखा है ये पेडिकल होता है, ये देख लेना आप। वो हम यही कहेंगे इन नटशेल, द फ्लावर विच कंटेन्स पेडिकल दैट इज कॉल्ड एज पेडिसिलेट, एंड द फ्लावर वायर पेडिकल इज एब्सेंट दैट इज कॉल्ड एज सेसाइल। क्लियर। तो उसके बाद मान लो ये यहाँ पर स्टेम है, यहाँ से फ्लावर आता है, तो कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर ए स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ दिस फ्लावर। यहाँ जहाँ पेडिकल है यहाँ पर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, so that is called as bracket, that is called as bracket. A leaf like structure is present at the base of flower, it is called as bracket. तो ये ब्रैकेट जो है इसकी फंक्शन क्या होती है, ये इस फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है बर्ड स्टेज में। जब फ्लावर किस में, बर्ड में होता है, तो उस वक्त ये ब्रैकेट जो है इसकी प्रोटेक्शन करता है। आप लिखो, द ब्रैकेट प्रोटेक्ट्स फ्लावर एट बर्ड स्टेज, एट बर्ड स्टेज। तो कुछ फ्लावर्स इनमें ब्रैकेट्स प्रेजेंट होंगे, कुछ में ये एब्सेंट होंगे। जिनमें प्रेजेंट है उनको कहते हैं ब्रैक्टेट। द फ्लावर वायर ब्रैकेट्स आर प्रेजेंट, दे आर कॉल्ड एज ब्रैक्टेट। अगर आपको याद होगा, मैंने 11th में डिटेल अकाउंट्स में दिया है, वो सिम्बल्स में मैंने बताया आपको। तो ब्रैक्टेट इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसे, बी आर, बी आर फॉर ब्रैक्टेट। सो दोज फ्लावर्स वेयर ब्रैकेट्स आर प्रेजेंट, दे आर कॉल्ड एज ब्रैक्टेट। लेकिन हर फ्लावर में ब्रैकेट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। कुछ फ्लावर जहां पर ये एब्सेंट होते हैं उनको हम इब्रैक्टेट कहते हैं। द फ्लावर where bractate या bracts are absent, they are called as ebractate। तो उसको हम EBR प्लस या EBR है फुल स्टॉप की सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये हुआ ब्रैकेट एंड नॉन ब्रैकेट को ब्रैक्टेट, इब्रैक्टेट। तो कभी कभी क्या होता है, ये फ्लावर जो होता है, in addition to these brackets, there are very small minute leaf-like structures. So those are called as bracteoles. They are called as bracteoles. In addition to these brackets, in some flowers, small, very small leaf-like structures are also present. Those structures are called as bracteoles. They are called as, तो जिसमें ये प्रेजेंट होंगे कौन, ब्रैक्टियोल्स, जिस फ्लावर में प्रेजेंट होंगे उनको हम कहते हैं ब्रैक्टियोलेट, ब्रैक्टियोलेट। दोज फ्लावर्स वायर ब्रैक्टियोल्स आर प्रेजेंट, दे आर कॉल्ड एज ब्रैक्टियोलेट। तो उसको हम रिप्रेजेंट कहते हैं BRL। ब्रैक्टियोलेट को शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कहते हैं या करते हैं किसमें, BRL। लेकिन कुछ फ्लावर्स उनमें ब्रैक्टियोल्स एब्सेंट भी होंगे, तो उसको हम इब्रैक्टियोलेट, ब्रैक्टियोलेट शॉर्ट में हम लिखते हैं EBRL। एंड दोज फ्लावर्स वेयर ब्रैक्टियोल्स आर एब्सेंट, दे आर कॉल्ड एज इब्रैक्टियोलेट आर रिप्रेजेंटेड बाय EBRL। क्लियर। तो उसके बाद हम देखते हैं इस फ्लावर में, यहाँ पर
एक प्लेटफॉर्म लाइक स्ट्रक्चर होता है या स्टेज लाइक स्ट्रक्चर होता है जिस पर फ्लोरल पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज थैलेमस। द पार्ट ऑफ ए फ्लावर on which the part of a flower on which floral parts are present, it is called as thalamus। इसको हम थैलेमस कहते हैं, या रेसिप्टेकल, रेसिप्टेकल, वो थैलेमस कहो या रेसिप्टेकल कहो, या उसका और एक नाम है टोरस। कभी कभी ऑब्जेक्टिव आ सकता है, बोर्ड का एग्जाम या नीट का एग्जाम, उसमें यह आ सकता है द थैलेमस इज आल्सो कॉल्ड एज रेसिप्टेकल और टोरस। उसके तीन नाम है, क्या क्या? थैलेमस, रेसिप्टेकल एंड टोरस। तो अब रही फंक्शन की बात, तो पहले मैंने कहा जो पहली इसकी प्राइमरी फंक्शन है दैट इज इट होल्ड्स फ्लोरल पार्ट्स, उसके ऊपर फ्लोरल पार्ट्स पेटल सेपल्स प्रेजेंट हुई है, उसकी प्राइमरी फंक्शन हुई, नेसेसरी फंक्शन। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जब उनमें फ्रूट बनता है। आपने सुना होगा फ्रूट कहाँ किससे बनता है? ओवरीवाल से, है ना। फ्रूट तो ओवरीवाल से बनता है, फ्रूट जो बनता है ये हमने पढ़ना है डिटेल में, ये ओवरीवाल से बनता है। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें ये फ्रूट जो होता है इस ओवरीवाल के बजाय दूसरे इसके पार्ट्स इसमें फ्रूट बनाने में रोल प्ले करते हैं, तो वहाँ पर ये थैलेमस, वहाँ पर क्या थैलेमस जो है, थैलेमस फ्रूट फॉर्मेशन में मदद करता है। मगर उन फ्रूट्स को हम फॉल्स फ्रूट्स कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज फॉल्स फ्रूट्स। क्या आप लिख लो फॉल्स फ्रूट्स, कभी कभी एग्जाम में आता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट, ट्रू फ्रूट एंड वो फ्रूट, मैंने कहा कि ये किससे बनता है? ओवरीवाल से, लेकिन कभी कभी थैलेमस से भी फ्रूट बनता है। तो उस एतबार से हम फ्रूट को क्लासिफाई दो ग्रुप्स में करते हैं, वन इज कॉल्ड एज ट्रू फ्रूट, one is called as true fruit and other is called as false fruit। ट्रू फ्रूट क्या है? सिर्फ और सिर्फ ओवरीवाल से बनता है। जो ट्रू फ्रूट है ये सिर्फ कहां से बनता है? ओवरीवाल से। लेकिन फॉल्स फ्रूट ये सिर्फ ओवरीवाल से नहीं बल्कि और पार्ट्स, फॉर एग्जांपल थैलेमस। एग्जांपल हम ले लेंगे एप्पल, एप्पल खाया है, दैट इज नॉट ए ट्रू फ्रूट। एप्पल इज नॉट ए, दैट इज फॉल्स फ्रूट बिकॉज इन एप्पल थैलेमस हेल्प्स इन फ्रूट फॉर्मेशन। सो ये रही उसकी दूसरी फंक्शन। पहली मैंने बताई, ऑन थैलेमस द फ्लोरल पार्ट्स आर प्रेजेंट, सेकंड इट हेल्प्स इन फ्रूट फॉर्मेशन। कभी कभी एग्जाम में आ सकता है 2 नंबर का 1 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ थैलेमस, है ना। कभी कभी आ सकता है क्वेश्चन, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ थैलेमस। वन इज कॉल्ड एज इट होल्ड्स फ्लोरल पार्ट्स, सेकंड इज इट हेल्प्स इन फ्रूट फॉर्मेशन। तो उसके बाद इस पर स्मॉल या ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। पहला पार्ट जो है इस थैलेमस पर, दे आर ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, सो दोज आर कॉल्ड एज सेपल्स, दे आर कॉल्ड एज सेपल्स। सेपल्स ये ग्रीन होते हैं, तो ये एक वर्ल बनाते हैं, तो वर्ल ऑफ सेपल इज कॉल्ड एज कैलेक्स। ये लिखो आप, वर्ल ऑफ सेपल्स is called as calyx, is called as calyx represented by K. Whorl of sepal is called as calyx and is represented by K, and is represented by K। तो ये सेपल्स जो है कभी कभी ये फ्यूजर होते हैं, उनको हम गैमोसेपलस कहते हैं, कभी कभी ये फ्री होते हैं, उनको पॉलीसेपलस। हालांकि मुझे इतना ज़्यादा नहीं जाना है क्योंकि आपने पढ़ा होगा 11th में, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं बताऊंगा। तो ये सेपल्स जो होते हैं इनके वर्ल को हम कैलेक्स कहते हैं। तो कभी कभी ये सेपल्स जो है ये फ्री होते हैं, तो उस वक्त हम पॉलीसेपलस कंडीशन कहते हैं। लेकिन कभी कभी ये फ्यूजर होते हैं, उस वक्त उसको हम गैमोसेपलस। तो उनकी फंक्शन क्या है? दे प्रोटेक्ट
दे प्रोटेक्ट सेक्स ऑर्गन्स, दे प्रोटेक्ट सेक्स ऑर्गन्स। तो मेरे ख्याल में क्लास का टाइम शायद ओवर हुआ, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो कल इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो आई थिंक थैंक यू।